चलो लास्ट क्लास से कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी तक, और अगर नहीं है हाँ बोलो। बोला क्वेश्चन ये रहे, मतलब प्लैनेट ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटी वाला बोला, हाँ तो उसमें जी का वैल्यू 4 आ रहा था मेरा। हो सकता है फाइनल आंसर, लेकिन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। तो फाइनल 0.53 आ रहा है। नहीं तो फिर तुम कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हो, मिस्टेक किए को वापस चेक करना। अच्छा अलग से हम डिस्कस कर लेंगे इनकेस अगर उसका आंसर नहीं मैच करता है, चेक करना एक बार वापस। ठीक है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लगभग हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पे आ चुके हैं, सेंटर ऑफ मास के पहले ही बता देते हैं, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाली बोल रहे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले कोलिजन के बारे में। और कोलिजन वर्ड से ऑब्वियस है, दो या दो से अधिक चीज टकरा रहा होगा, मोस्टली दो ही चीज का हम लोग एट ए टाइम कंसीडर करेंगे कि कोलिजन हो रहा है, बट दो से अधिक भी हो सकता है अगर जनरल। भैया बोलो। कल जो नहीं होता है कि मतलब वो डिस्कशन हो रहा था लास्ट में कि नॉर्मल या फ्रिक्शन कब इम्पल्स नॉन इम्पल्स, ओके 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 तो ओके उसको ओके कहते हैं टेंशन भी, टेंशन का भी। ओके सुनो, इसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हुआ ध्यान दिलवा दिए तुम। लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, इस टॉपिक को कर लेते हैं, फिर लास्ट में 2-4 मिनट लगेगा मुश्किल से डिस्कस करने। ठीक है चलो। तो कोलिजन के बारे में हम डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं अभी जस्ट। तो दो चीज का कोलिजन होता है। अब कोलिजन होता है तो सबसे पहले हम तुमको बताने वाले हैं, कोलिजन जब हो रहा है, दोनों आके टकरा रहा है, तो सच में टकराने के दौरान हो क्या रहा होता है उसको जस्ट थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिक मैकेनिज्म बोल सकते हो, क्या कोलिजन हो रहा है तो उसके दौरान एक्चुअली हो क्या रहा है। होता क्या है देखो, मान लो तुम्हारा ये ग्राउंड, कोई दो चीज मान लो रखा हुआ, एक चीज यहाँ है ठीक है, और दूसरा चीज यहाँ, ठीक है। मान लो तुम इसको से ये U1 से मूव कर रहा है, और ये मान लो U2 से इधर आ रहा है। तुम कोई वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो मन में, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों कभी ना कभी आकर टकराएगा। तो देखो होता क्या है, जब टकराने का बात आता है तो ये दोनों क्या होता है देखो, ये दोनों आया, एक पॉइंट पे दोनों मीट किया, जस्ट अभी टकराने को है, जस्ट टकराने को। अब टक्कर शुरू हो रहा है तो हो क्या रहा है समझना। टक्कर जब हो रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला फर्स्ट बॉडी भी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा होगा, और दूसरा वाला भी बाय न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा। तो देखो हो क्या रहा है, अब टक्कर शुरू हो गया। मान लो ये बॉडी इस पे इधर के तरफ कोई फोर्स लगाया, जिसको तुम नॉर्मल बोल सकते हो, बट हम जनरल बोल रहे हैं, फोर्स कोई फोर्स लगाया है, तो ये वाला भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर की तरफ लगाएगा इस पे। तो होता क्या है देखो, इस फोर्स के कारण इन ऑब्जेक्ट्स में डिफॉर्मेशन आना शुरू होता है। डिफॉर्मेशन मतलब समझना, ऑब्जेक्ट में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, दबना शुरू होगा, मतलब उसका शेप थोड़ा डिफॉर्म होने लगेगा। तो होगा क्या, अभी कुछ देर तक इसका शेप अभी देख रहा है ऐसा ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा क्या होगा, मतलब इसको क्या बोलते हो मतलब अपनी भाषा में, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू चपटा होगा, हो जाएगा। होना शुरू होगा, जो भी बोलो, चपटा होना शुरू होगा, जो भी बोल दो, डिफॉर्मेशन शुरू होगा। अगर फिजिक्स के टर्म से बोले तो ये भी थोड़ा सा डिफॉर्म होना शुरू करेगा कुछ देर तक। और कुछ देर बाद क्या होगा देखना गौर से, कुछ देर तक डिफॉर्म होना शुरू हुआ दोनों बॉडी, तो अब वो मुड़ना शुरू हुआ। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन। वह टाइम जिस दौरान कोलिजन का, वह टाइम जिस दौरान क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा बॉडी डिफॉर्म होना शुरू कर रहा है, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन। ये जस्ट बेसिक मैकेनिज्म है, क्वेश्चन सॉल्व करने में तुमको ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, और समझने के लिए फील थोड़ा है क्या हो रहा है, पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन। इसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब डिफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, उसके बाद क्या होगा समझना, उसके बाद क्या होगा, दोनों बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में, समझना पहले ओरिजिनल यानी ऐसा कुछ, जब वो डिफॉर्म नहीं था उस शेप में जाने की कोशिश करेगा, मतलब वापस से रिफॉर्म होना शुरू करेगा कुछ देर बाद। यानी यह जो देख रहे हो ऐसा कुछ हो गया था चपटा, ये अब चपटा वाला जो चीज है उसको रीगेन करना चाहेगा। जैसे कैसे होता है, मान लो स्प्रिंग को तुम खींच के छोड़ दोगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहता है। सिमिलरली यहाँ पे दोनों का दोनों बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करना चाहेगा, इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। अब एक ऐसा समय आएगा, अरे यार
अब एक ऐसा समय आएगा कि दोनों का दोनों अपने ओरिजिनल शेप में जाना चाहेगा, लेकिन हो सकता है वो पूरा पूरा रिस्टोर नहीं कर पाए अपने ओरिजिनल शेप को। मतलब पहले पूरा पूरा ठीक था, कोई डिफॉर्मेशन नहीं था, मान लो डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया, वो कोशिश तो किया रिफॉर्म होने का, कुछ हद तक रिफॉर्म किया, बट कंप्लीटली रिफॉर्म नहीं कर पाएगा। मतलब कोई जरूरी नहीं है पूरा पूरा रिफॉर्म कर ही ले, पूरा पूरा कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। तो अब नेक्स्ट स्टेज आता है जिसमें दोनों का दोनों बॉडी अपने डिफॉर्मेशन को रिफॉर्म करना चाहता है, ओरिजिनल शेप में आना चाहता है। और अब क्या होगा, वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा, ये भी अपना ओरिजिनल शेप में, ये भी ओरिजिनल शेप में, पूरा पूरा ओरिजिनल शेप गेन कर ही लेगा, कोई जरूरी नहीं है, कुछ हद तक करेगा, पूरा कंप्लीटली कर लेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन, वो बाद में आने वाला। टाइप्स पे भी हम नहीं जा रहे। दोनों क्या करना चाह रहा है अब, टाइम से ये लोग यार ज्वाइन नहीं करता है क्लास, रिफॉर्म करना, इसको बोलेंगे पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन। पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद जब ये पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन भी बीत जाता है, तब क्या होता है, तो दोनों बॉडी सेपरेट हो जाता है अपने एक दूसरे से, ये बेचारा अपने वेलोसिटी से, ये अपने वेलोसिटी, वो हो गया आफ्टर द कोलिजन का सीन। और इसके बाद क्या होगा, ये बेचारा अपना कोई v1 ले लेगा, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद ये बेचारा अपना v2 ले लेगा, और फिर बेचारा दोनों सेपरेट हो जाएगा। ये सीन हो गया आफ्टर द कोलिजन का। यह दोनों का दोनों जो देख रहे हो, ये है ड्यूरिंग कोलिजन का सीन, ड्यूरिंग कोलिजन। बोलो दोनों का फाइनल वेलोसिटी अपोजिट ना होगा। हम बोल रहे रैंडमली दे दिए, उस पे मत सोचो किधर होगा, हम सॉल्व करेंगे, पहले दे रहा हम जस्ट रैंडमली, तुम कैसे ही मान लो, सेम में भी हो सकता है, पहले समझ लो तुम, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि मतलब अपोजिट ही होगा, पहले समझ लो, ये कोई जरूरी नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करोगे भी पता चल जाएगा। अगर मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तुम जिधर मानना है मान लो, जस्ट समझो कि दोनों सेपरेट होगा, v1 v2 जस्ट रैंडमली मान लिए, निगेटिव हो जाएगा अपोजिट होगा, कोई दिक्कत। चलो ये हो गया तुम्हारा बिफोर कोलिजन। और जब कोलिजन हो गया, तो पूरा कहानी जब खत्म हो गया, तो आफ्टर कोलिजन, तो टक्कर के दौरान जो भी टाइम होता है वो सच में बहुत कम होता है। ये तुम देख रहे हो पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन और पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन जो हम इतने अच्छे से बना के दिखाए हैं, सच में ये झटके में हो जाता है, टकराया कहानी खत्म, 0.0001 सेकंड में कहानी पूरा खत्म हो जाता है। ये पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन दोनों हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट जनरल मैकेनिज्म में पहले बोलते हैं, ये तुमको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर, तुमको एक आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि ये दो वर्ड यूज करके एक बार जी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था। जस्ट मतलब पता रहेगा तो वहां पर लिखा रहेगा, तुम समझ में आना चाहिए पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन क्या बोलना चाह रहा है, डिफॉर्मेशन क्या बोलना चाह रहा है। वहां की बहुत ज्यादा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। चलो लिख लिए तो लिख बोल दो, और फिर हम आगे मूव करेंगे। तो ये जो भी हम बताएं अभी, जस्ट यहाँ पे लिख सकते हो, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कोलिजन, इसका आंसर है ये पूरा का पूरा जो भी डायग्राम बना है, कोलिजन के दौरान एक्चुअली होता क्या है। तो जस्ट लिखना चाहते हो यहाँ पे कि भाई ये क्या है, किस चीज के बारे में इतना बताया गया, इस चीज के बारे में बताया गया है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कोलिजन। तुम बोलोगे कुछ देर तक डिफॉर्मेशन होता है, दोनों मुड़ेगा उड़ेगा, डिफॉर्म होगा, फिर वापस से दोनों अपने ओरिजिनल शेप को गेन करना चाहेगा, तो पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन, पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग कोलिजन वाला कहानी बीच के दो डायग्राम में, ये और ये। चलो अब आगे मूव करेंगे हम, लिख लिए तो ओके, बाकी लोग लिख लिए क्या, इधर मनीषा लिख ली क्या? जी भैया। ओके चलो, अब देखो अब क्या, अभी हम कोलिजन के टाइप्स पे नहीं जा रहे हैं, जस्ट बताएं कोलिजन का जनरल मैकेनिज्म क्या हो रहा होता है उस दौरान। अब हम कुछ टर्म्स लेने वाले हैं, उस टर्म्स का मतलब समझेंगे जो कोलिजन में यूज होता है, और उसके बाद जाएंगे कोलिजन के टाइप्स पे, डायरेक्टली वहां पे नहीं जाने वाले। अपना टर्म्स है तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है लाइन ऑफ इम्पैक्ट।
एक है लाइन ऑफ इम्पैक्ट और एक है लाइन ऑफ मोशन। टक्कर के दौरान दो चीज, लाइन ऑफ इम्पैक्ट तुम्हें क्लियरली देखने आना चाहिए और लाइन ऑफ मोशन तुम्हें क्लियरली देखने आना चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाता है वॉलीबॉल में। तो समझो ये चीज क्या, मान लो अभी इस डायग्राम पे ध्यान मत दो, जस्ट एग्जांपल है। मान लो ये जमीन ग्राउंड ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा V1 से जा रहा है, ये तुम्हारा V2 से जा रहा है, जो भी मानना है मान लो, जस्ट अभी लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब बता रहे हैं और लाइन ऑफ मोशन, दो टर्म अलग अलग। लाइन ऑफ मोशन का मतलब क्या था वो समझ लो, किसी भी बॉडी का, ध्यान देना, लाइन ऑफ मोशन बहुत इजी है। मान लो बॉडी ए है कोई बॉडी और ये दूसरा बॉडी भी, किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, उसके अलोंग जो लाइन ड्रॉ होगा वही कहलाएगा लाइन ऑफ मोशन। सिंपल, नाम से ही ऑब्वियस है भाई, तुम्हारा मोशन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये लाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ मोशन। तो तुम इस केस में क्या बोलोगे भाई, ए हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो इसका लाइन ऑफ मोशन ऐसा कुछ है, बी का लाइन ऑफ मोशन कैसा कुछ है, ऐसा ही कुछ है। दोनों का लाइन ऑफ मोशन क्या है इस डायग्राम में, मेरे डायग्राम में सेम है, क्योंकि वेलोसिटी दोनों को क्या मानो तुम, सेम तरफ, लाइन ऑफ मोशन। अगर वही मान लो तुमसे हम बोले यही चीज है, ठीक है, बट ए को हम क्या किए, तिरछा वेलोसिटी दे दिए ऐसे V1। लाइन ऑफ मोशन बहुत ईजी है, सीधा सीधा वेलोसिटी जो जिधर होगा वही। अब मान लो बी को हम ऐसा दिए, तो तुम इस केस में बोलोगे बी का लाइन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल है और ए का लाइन ऑफ मोशन कैसा है, जिधर वेलोसिटी है तिरछा। ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा टाइम हम लोग नहीं भी ले तो चलेगा। इसका लाइन ऑफ मोशन कहलाएगा ऐसा कुछ, ये लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए और ये हो गया लाइन ऑफ मोशन ऑफ बी। तो लाइन ऑफ मोशन दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग हम लोग निकालते हैं, इस ऑब्जेक्ट का जिधर वेलोसिटी है वो इसका लाइन ऑफ मोशन, इसका जिधर उधर लाइन ऑफ मोशन। अगर दोनों का वेलोसिटी सेम तरफ है तो भाई लाइन ऑफ मोशन सेम है, तो वो सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तुम्हें देखना है सिंपल वेलोसिटी, जिसका वेलोसिटी जिधर है उसका लाइन ऑफ मोशन उधर है। तो लाइन ऑफ मोशन वैसे बहुत ज्यादा क्रूशियल नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही होता है। तो ये बहुत ईजी है, इस पे ज्यादा हम लोग अब इस पे फोकस नहीं करेंगे, समझ गए। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या वो समझो। लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है, नाम ही है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, या इसी को लाइन ऑफ कोलिजन ही बोला जाता है। मतलब टक्कर होने के दौरान ऑब्वियस सी बात है वो एक दूसरे पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। वह फोर्स किस लाइन के अलोंग लग रहा है, इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट, कोलिजन का जो इम्पैक्ट है, फोर्स है जो एक दूसरे को लगाया है, वह फोर्स किस लाइन के अलोंग है, वह कहलाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। या लाइन ऑफ कोलिजन भी कुछ बुक में इसको लिखा रहा था। लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया वह लाइन जिसके अलोंग कोलिजन के दौरान एक दूसरे पे बॉडी फोर्स लगाता है, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, या लाइन ऑफ कोलिजन भी इसको बोला जाता है। अब ये पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन है वो तुमको ध्यान रखना है, ये तो बोल दिए जस्ट मुंह से, बट डायग्राम आएगा, तिरछा उर्छा दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो तुमको लाइन ऑफ इम्पैक्ट पहचानने आना चाहिए, क्योंकि बहुत क्रूशियल होता है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आगे समझ में आएगा। अभी पहले समझ लो इसका मतलब। देखो क्या, जैसे फर्स्ट डायग्राम अगर देखें, फर्स्ट डायग्राम अगर देखें, जैसे वेलोसिटी शो नहीं किया है बट मान के चलो लैंग्वेज में लिखे हुआ है, इसका वेलोसिटी ऐसा कुछ है V1 फर्स्ट डायग्राम, इसका वेलोसिटी V2, तो दोनों का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। तो देखो लाइन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल डायग्राम में दिखाया है, क्या दिखाया हुआ है लाइन ऑफ मोशन, तो वो ऑब्वियस है। इम्पैक्ट क्या होता है वो समझो, जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है ना, उस पॉइंट से तुम्हें सिंपली देखना है कि भाई नॉर्मल किधर आएगा, नॉर्मल फोर्स तुम पढ़े हो मैकेनिक्स में पहले से, वो नॉर्मल फोर्स के अलोंग ही फोर्स लगेगा और नॉर्मल जिधर लगेगा वही लगेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इस केस में अगर देखो दोनों का नॉर्मल भी यही है, इसीलिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी यही है, लाइन ऑफ मोशन भी यही है इस डायग्राम में। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही बार बार बोल, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो बार बार बोल रहे हैं। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट किधर होगा, अलोंग द कॉमन नॉर्मल ऑफ टू बॉडीज, लिख लो, जस्ट लिखना है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज ए लाइन, line of impact is defined as a line along the common normal of the two bodies. Line of impact is defined as the line along the common normal of two bodies. Normal force उसी की तरफ वो दोनों लगाएगा एक दूसरे पे। लिख लिए क्या सब लोग? चलो चलो अभी इस डायग्राम में देखो,
इसका बी का वेलोसिटी ऐसा कुछ है, ये ऐसे आ रहा है, ये बेचारा जमीन पे हॉरिजॉन्टल चल रहा है। तो देखो लाइन ऑफ मोशन बहुत इजी है। लाइन ऑफ मोशन इसका ऐसा कुछ है, देख लो इसके अलॉन्ग वेलोसिटी है, तो लाइन ऑफ मोशन ऑफ बी यहाँ लिखा हुआ है। ये बेचारा कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा, 60 डिग्री पे जा रहा है, वो सब दिया रहेगा, टेंशन मत। वेलोसिटी ऐसे है, तो इसका लाइन ऑफ कोलिजन वेलोसिटी के अलॉन्ग वो इजी है। बट यहाँ पे टकरा रहा है इस पॉइंट पे ना, तुमको ये पहचान आना चाहिए कि भाई नॉर्मल किधर है। तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दो, इसी के अलॉन्ग ये दोनों एक दूसरे में नॉर्मल लगाएगा और यही होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट अलग हो गया और लाइन ऑफ मोशन अलग हो गया, तो दोनों अलग अलग चीज है। वो अलग बात है कि कुछ केसेस में दोनों एक ही जैसा हो जाता है, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट। देख लो, अगर नहीं समझ में आता तो पूछो। चलो ठीक, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट हो गया। अब इस केस में मान लो इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉल आया और टकराया, ऐसा कुछ में दिया रहेगा, ऐसा कुछ टकरा रहा है, तो तुम सीधा सीधा ये इंक्लाइन प्लेन देख रहे हो क्या? इंक्लाइन प्लेन कैसे नॉर्मल लगाता है, तुम जानते हो ऑलरेडी, ऐसे लगाता है नॉर्मल। तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ इंपैक्ट, खत्म। और लाइन ऑफ में बोलेगा बॉल जो है वो इनिशियली वर्टिकली मूव कर रहा था ऐसे कुछ 10 मीटर पर सेकंड से, तो भाई जिधर मूव कर रहा है तो उधर लाइन ऑफ मोशन होगा। तो वर्टिकली आ रहा है डाउनवर्ड, तो इसका लाइन ऑफ मोशन वर्टिकल है। तो लाइन ऑफ मोशन में कोई टेंशन नहीं, लाइन ऑफ मोशन तुम्हें दिया रहेगा कि भाई ये बॉल इतने डिग्री एंगल पे जा रहा है, जिधर वेलोसिटी दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी वही जगह लाइन ऑफ मोशन। तुमको इंपैक्ट खुद से सोचना होगा कि हाँ भाई जब टकराएगा यहाँ पे तो इस पॉइंट पे नॉर्मल किधर की तरफ लगेगा, जिधर नॉर्मल लगेगा वही हो गया लाइन ऑफ इंपैक्ट, खत्म। ठीक है, तो टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कोलिजन यूज किया था, लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ मोशन का कोई यूज नहीं है, जस्ट समझने के लिए बोल दिया। बट लाइन ऑफ इंपैक्ट बार बार तुम डिसाइड करोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुमको यूज करना होगा, वो बताएंगे आगे। तो पहले ये चीज समझ लियो फुली तुम लोग, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पे ही, लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन, इन्हीं के बेसिस पे कोलिजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, टाइप्स ऑफ कोलिजन। लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। बाकी लोग किसी को लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, सब लोग ओके बोल दो, फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। ये ले लिए, चलो ठीक है। तो अब है अपना बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड द लाइन ऑफ कोलिजन, कोलिजन को डिवाइड किया गया दो पार्ट में। किसके बेसिस पे, जो हम इसके जस्ट पहले पढ़ा है, इसलिए पहले उसको पढ़ा दिए। लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन के बेसिस पे ही कोलिजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला वन डायमेंशनल कोलिजन और दूसरा है टू डायमेंशनल कोलिजन। दो तरह का, वन डायमेंशनल कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन। ये दो पार्ट में है। सबसे पहला वन डायमेंशनल, हम सीधा था 1D लिख रहे, 1D कोलिजन, और दूसरा है अपने पास टू डायमेंशनल कोलिजन। और ज्यादा फेमस नाम है इसका 1D कोलिजन का, हेड ऑन कोलिजन। वो भी लिख लो, हेड ऑन कोलिजन। और 2D का ज्यादा फेमस नाम है ऑब्लिक कोलिजन, अगर बुक पढ़ के आओ। ओके, ऑब्लिक कोलिजन किसके बेसिस पे किया गया? लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पे किया गया। और मतलब क्या, वो समझ लो। अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम हो जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, तो बोलते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन, यानी हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट तुमको एक ही जैसा दिख रहा है यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है और यही लाइन ऑफ मोशन है, तो बोल दोगे हेड ऑन कोलिजन। और अगर लाइन ऑफ मोशन अलग है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग है, दोनों अलग अलग एंगल पे, मतलब इधर लाइन ऑफ इम्पैक्ट इधर लाइन ऑफ मोशन अलग अलग, तो बोलोगे वो टू डायमेंशनल कोलिजन है, या उसको ऑब्लिक कोलिजन बोला जाता है। तो ज्यादातर बता देते हैं क्लियर, नीट में क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर क्वेश्चन हेड ऑन कोलिजन पे ही आया हुआ है। ज्यादातर जाकर देख लेना जो लोग
कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ज्यादातर 1D वाले पे ही आया है, बट कभी कभार 2D पे भी आ जाता है, और जे एडवांस में दोनों आया हुआ है, 2D पे भी आया हुआ है, ऑब्लिक पे भी आया हुआ है, और हेड ऑन पे भी आया हुआ है। तो अभी हम लोग 2 लेक्चर आज या कल तक फोकस करेंगे 1D वाले पे। डेफिनेशन दोनों का क्लियर अभी हो जाना चाहिए। अब आते हैं पिछले डायग्राम पे। तुम लोग को बताना है कौन सा डायग्राम बता रहा है 1D कोलिजन, कौन सा डायग्राम बता रहा है ऑब्लिक कोलिजन। इसमें अगर हम इसमें पूछे तुम लोगों से ये वाला डायग्राम कौन सा कोलिजन है, ऑब्लिक या हेड ऑन? हेड ऑन। लाइन ऑफ इम्पैक्ट हेड ऑन बीसी का लॉन्ग हो रहा है, नॉर्मल बीसी का लॉन्ग लगेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी वही है। तो ये तुम्हारा 1D का एग्जांपल है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जो कि मोस्टली इसी तरह का आता है, जमीन पे बॉल रख देगा, बोलेगा कि इतने से मूव कर रहा है, तो 1D कोलिजन या इसको हेड ऑन बोलते हैं। ये वाला पूछे तो क्या होगा, ये वाला ऑब्लिक ये 2D कोलिजन या ऑब्लिक? लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो कोइंसाइड नहीं कर रहा है मोशन के साथ, इसका क्या होगा, ये वाले का ऑब्लिक होगा। इसी तरह का देख रहा हूँ, इंक्लाइन प्लेन पे डाल के कराएगा कोलिजन मोस्टली। देखो क्वेश्चन वगैरह में ये डायग्राम बहुत कॉमन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंक्लाइन प्लेन रखेगा, उस पे लाके टक्कर करवाएगा। ये ऑब्लिक का क्वेश्चन ज्यादातर जब आए हुआ या 2D इसको बोल 1D 2D, तो फुली पहचानने बहुत आसान होगा। अभी तो हम लोग अभी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम है, 2 लेक्चर तक। जस्ट पहचानने तुम लोग को आ गया तो हम उस पर टाइम नहीं लेंगे, और अपना फोकस रहेगा 1D कोलिजन पे आज के लिए, न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ, यहाँ ध्यान दो। सबसे स्टार्ट में हम लोग को बताए हुए थे कि एक्चुअली कोलिजन के दौरान हो क्या रहा है। 2 स्टेज आ रहा है। एक वह स्टेज जब वो टकरा रहा है और चपटा हो रहा है, मतलब मुड़ रहा है ऑब्जेक्ट, जो भी मुड़ रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। और कुछ देर बाद क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपने आप को वापस से ओरिजिनल शेप में लाना चाह रहा है, रिफॉर्म करना चाह रहा है। पहले बेचारा दोनों ठीक था, टकराया तो दोनों बेचारा टूटा फूटा, कुछ देर तक मुड़ा, फिर वापस वो चाह रहा है कि भाई अपने ओरिजिनल शेप को गेन करो। यह 2 जो ड्यूरेशन है ना, पहला ड्यूरेशन पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन जब वो डिफॉर्म हो रहा है, और दूसरा ड्यूरेशन जब वो रिफॉर्म होना चाह रहा है। दोनों ड्यूरेशन के दौरान ऑब्वियस सी बात है फोर्स कुछ ना कुछ लग रहा। अगर मान लो टोटल ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन है मान लो 0.00005 सेकंड, तो पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन और पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन कोई जरूरी नहीं इक्वल होगा, टोटल मिला के 0.005। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आधा टाइम तक डिफॉर्म होगा और आधा टाइम तक रिफॉर्म होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है इसका। जिस दौरान ध्यान देना, जिस दौरान वो डिफॉर्म हो रहा था उस दौरान भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स इनटू टाइम करोगे तो वो उस दौरान का इंपल्स आएगा, डिफॉर्मेशन वाला इंपल्स। और वापस से जब रिफॉर्म करना चाह रहा उस टाइम भी एक दूसरे फोर्स लगा रहा होती। कोलिजन अभी हो ही रहा, दोनों ड्यूरिंग कोलिजन ही है। तो डिफॉर्मेशन वाले इंपल्स को और रिफॉर्मेशन वाले इंपल्स को जो रेशियो लेते हैं उसी को डिफाइन किया गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब भाई तुम कितने हद तक खुद को रीगेन कर पा रहे हो, उसी के लिए डिफाइन किया गया रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो अपना अगला भी बताने वाला है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है वो समझ लो। जस्ट यहाँ पे आते हैं और वापस इस डायग्राम पे हम आएंगे। जस्ट यहाँ देख लो, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्म करने के दौरान कितना इंपल्स लगा, डिवाइडेड बाय जब डिफॉर्म हो रहा था तब कितना इंपल्स लगा। उन दोनों का रेशियो लोग एफडीटी देखो, एफआर मतलब रिफॉर्म हो रहा है, एफडी मतलब डिफॉर्म, और ये इंपल्स कल के लेक्चर में पढ़ाए हुए थे, इसीलिए तो यहाँ पे आने वाला। इस रेशियो को बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो भाई तुम खुद सोचो, डिनोमिनेटर में क्या है, डिफॉर्म। वह जितना डिफॉर्म होगा अधिक से अधिक तुम क्या कर सकते हो, जितना डिफॉर्म ही हो उतना रिफॉर्म कर लोगे, अधिक से अधिक यही कर सकते हो ना। तो अधिक से अधिक इसका वैल्यू कितना हो सकता है, 1। जब तुम अपने आप को पूरा रिफॉर्म कर ले रहे हो, मतलब दबे और वापस से अपने आप को पूरा ओरिजिनल शेप में ला लिए, जो कि रेयरली है, चांसेस कम है कि होगा, आइडियल है। कोई भी टक्कर होता है तो जो टूटता फूटता पूरा वो रीगेन नहीं कर पाता, बट आइडियली अगर कर लेते हो उस केस में ई होता है 1, जब तुम्हारा इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ई 1 हो गया। और एक वैसा केस तुम डिफॉर्म हुए, रिफॉर्म बिल्कुल ही नहीं कर पाए, ये 0 हो जाए इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, तो 0 बाय समथिंग 0। ई का वैल्यू सिमिलर टू प्रोबेबिलिटी है, 0 to 1 तक जाता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यह डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन है, बट यह डेफिनेशन हम लोग यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त।
जस्ट फील के लिए समझ में आता है इसलिए लेते हैं। इस फोर्सेस को हम लोग वेलोसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करके यह डेफिनेशन यूज करते हैं जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में। तो और ये यहां से यहाँ कैसे पहुंचा हम यहाँ बताने वाले, बट ये बता दें ये यूज हम लोग ज्यादा करेंगे, ये यूज हम लोग ज्यादा करेंगे, ये ध्यान रखना। तो पहले हम जस्ट लिख देते हैं ई का वैल्यू अगर हम बात करें तो 0 से 1 तक। ये स्टोरीज हम सुना रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, बट जस्ट थोड़ा फील के लिए हो क्या क्या रहा। न्यूमेरिकल टाइम तो तुमको जस्ट लगेगा मैथ से हम इक्वेशन बना रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं आंसर निकाल। बस जस्ट इन केस कभी कभी थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिख के आ जाता है वहां पे ये चीज तुमको हेल्प करता है। कोई पॉइंट अगर थ्योरेटिकल लिखा जाए 0 से लेकर 1 तक ई का वैल्यू होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और यह ई जब 0 1 होता है तो बोलते हैं कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इसको बोलते हैं। ई तुम्हारा 1 हो गया, फिर ई तुम्हारा 0 हो गया, 3 पार्ट में। और यही तुम्हारा 0 से लेकर 1 के बीच में। अगर ई 1 है तो बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन, और अगर ई 0 है तो बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। भाई तुम रिफॉर्म कर ही नहीं पाए, मतलब दबे तो दबे ही रह गए, वापस से कुछ ओरिजिनल शेप पे तुम कुछ भी रिफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। और सबसे लास्ट है जब तुम कुछ हद तक रिफॉर्म कर पाए, पूरा पूरा तो नहीं कर पाए, कुछ हद तक करे, मतलब 0.5 मान लो तो 50% को रिफॉर्म कर पाए, यानी टक्कर के दौरान जो डिफॉर्म हुआ था वो रिफॉर्म पूरा पूरा नहीं हो पाया, कुछ हद तक हुआ। इसको बोलते हैं, सिंपली बोलते हैं इन इलास्टिक। ई के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब बुक्स वगैरह में कुछ कुछ पॉइंट तुम लोग पढ़े होंगे इनकेस, उसको हम अभी नहीं बोलेंगे, उसको हम जस्ट बेसिक से करेंगे और वहां पे खुद ही पहुंच जाएंगे हम लोग। हमको उसको अलग से रटना नहीं है कि इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, ऐसे पढ़े होगे बुक वगैरह में अगर देखोगे। तो सारा पॉइंट्स हम लोग यहाँ से कंक्लूड करेंगे, लॉजिकली करेंगे ना कि डायरेक्ट तुमको हम लिखा देंगे इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है, कहानी जैसे, वो नहीं करने वाले। बेसिक समझो, बाकी कंक्लूजन हम लोग खुद निकालेंगे लॉजिकली। चलो, तो 3 तरह का कोलिजन हो गया। जस्ट यहाँ देख लो, कुछ लोग के मन में आता है कि परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक तो है, इनइलास्टिक तो है, और परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? तो भाई इलास्टिक कोई कुछ बुक में परफेक्टली इलास्टिक भी लिखा रहता है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोई मतलब इलास्टिक खुद में ही परफेक्ट है, तो उसको क्या और परफेक्ट करोगे? तो जस्ट लिखना चाहते हो तो लिख लो स्लैश करके। कुछ बुक में इसको परफेक्टली इलास्टिक लिखा रहता है। इलास्टिक बोले या परफेक्टली इलास्टिक बोले एक ही बात है, बट इन इलास्टिक बोले और परफेक्टली इलास्टिक बोले दोनों डिफरेंट बात है। ये भी लिख ही लो, चूंकि कंफ्यूजन रह जाता है कभी-कभी। इसी को परफेक्टली इलास्टिक भी बोला जाता है। वो खुद ही परफेक्ट है, E1 है मतलब 100%, तो क्या उसको परफेक्टली इलास्टिक बोलो? परफेक्टली इलास्टिक बोलना तो बोल दो, इलास्टिक भी बोल सकते हो, दोनों चलता है। बट इन इलास्टिक में जब परफेक्टली लगा रहे हो तो 0, और नहीं लगा रहे हो परफेक्टली तो उसका मतलब होगा 0 से 1 के बीच में ई का वैल्यू। ठीक है, लिखो क्विकली। अब हम लोग थ्योरेटिकली तैयार हो चुके हैं कोलिजन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के। हो गया बाकी लोग? जी भैया हो गया। ओके, चलो अब देखो, तुमको भी कुछ पहले हम बोले थे यह डेफिनेशन जस्ट समझने के लिए ही का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वेलोसिटी के टर्म्स में यूज करता है। एक्चुअली इसी को कन्वर्ट किया गया वेलोसिटी के टर्म्स में। कैसे किया गया? जस्ट खुद से तुम लोग सोचो, ये फोर्स है, फोर्स को लिख दो मास इनटू एक्सीलरेशन, या सिंपली इसको तुम ऐसा कुछ समझो यार, कल पढ़े थे ना नेट इंपल्स क्या होता है? नेट चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम करोगे तो m इंटू डेल्टा v अपॉन m इंटू डेल्टा v, नीचे भी आएगा, mm कट जाएगा, डेल्टा v के टर्म्स में आएगा क्या? कुछ ऊपर भी और नीचे भी। पता ना समझ पा रहे हो कि नहीं? रिफॉर्मेशन, रिफॉर्म करने के दौरान डेल्टा v अपॉन डिफॉर्म करने के दौरान डेल्टा v यहाँ पे लिखा हुआ है।
ये क्या है समझ लो। अब तुमको इस पे नहीं जाना है, ये डेफिनेशन में नहीं जाना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तुमको यही यूज करना है। ये क्या बोल रहा है वो समझ लो। ये बोल रहा है, ध्यान देना यहाँ पे, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि हम ऐसा बोल रहे हैं, जनरल बोल रहे हैं, 1D के लिए भी काम करेगा, 2D के लिए भी काम करेगा। ये क्या बोल रहा है वो समझना। टक्कर हुआ, टक्कर के बाद दोनों का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, टक्कर के पहले दोनों का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, जिसको हम u1 u2 बोल देते हैं, टक्कर के बाद मान देते हैं v1 v2। तो टक्कर के बाद वेलोसिटी का डिफरेंस, दोनों बॉडी के टक्कर के बाद वेलोसिटी का डिफरेंस v2 माइनस v1, टक्कर के बाद का वेलोसिटी, बट अरे रुक जाओ, हम लिख देते हैं पहले, उसके बाद बोलेंगे, डिवाइडेड बाय टक्कर के पहले इनिशियली वेलोसिटी का डिफरेंस कितना था। ऊपर में अगर v2 माइनस v1 किए हो तो नीचे में ऑर्डर उल्टा होगा, इनिशियल में u1 माइनस u2, क्योंकि एक में अप्रोच कर रहा है, एक में सेपरेट हो रहा है। तो किसी एक में ध्यान रखना तुमको, अगर तुम ऊपर में सेकंड में से फर्स्ट का वेलोसिटी घटाए हो फाइनल वेलोसिटी, तो नीचे में इनिशियल में फर्स्ट में सेकंड घटाओगे, या ऊपर में अगर लिखोगे v1 माइनस v2 तो नीचे लिखोगे u2 माइनस u1। क्यों? क्योंकि एक है क्या, टक्कर के बाद दोनों सेपरेट होगा, पहले दोनों एक तरफ आ रहा होगा, तो वो डायरेक्शन के सेंस के लिए ऐसा हम लोग करते हैं, माइनस को कंपेंसेट करते हैं। उस बुक में v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस v1 लगा करके, बाहर में माइनस दिया रहता है, वो फालतू उतना करने से अच्छा है तुम ये ध्यान रखो, टक्कर के बाद वेलोसिटी का डिफरेंस लेना है, जिस ऑर्डर में डिफरेंस लिया उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर में डिफरेंस लोगे नीचे में, खत्म। यही डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। यह v2 सेकेंड ऑब्जेक्ट के टक्कर के बाद का वेलोसिटी है, बट कौन सा वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी नहीं है, यही समझना है। वेलोसिटी का वह कंपोनेंट है जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है, v2l v1l। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, ऑब्लिक कोलिजन तिरछा होगा तो तुमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे, u1l कनेक्ट कर लो क्वेश्चन, टेंशन मत लो। 1D में फर्क नहीं पड़ेगा, 2D में ये फर्क पड़ेगा, जो 2D में तिरछा काम हो रहा होता है, इसीलिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ वेलोसिटी कौन सा लेना है, लाइन ऑफ इंपैक्ट पहचानो, वो जितने एंगल पे उसके अलोंग कंपोनेंट लो, वह वेलोसिटी लेना, खत्म। v2l माइनस v1l अपॉन u1l अपॉन माइनस u2l, यही है ई का डेफिनेशन, और इसी को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो 1D का हो या 2D का। अभी 1D पे ही फोकस करेंगे, जहां पे तुम्हारा लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम ही होगा, तुमको फर्क ही नहीं पड़ेगा, इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा कंपोनेंट वगैरह के बारे में। अभी फिलहाल स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो क्योंकि ये लिख लो v2l माइनस v1l अपॉन u1l माइनस u2l, टर्म्स का मतलब लिखना है तो वो भी लिख लो, ताकि बाद में भूल नहीं जाओ। v2l क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, कंपोनेंट लगाना है लास्ट में तुमको, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। v1l क्या है, पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। u1l क्या है, पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी यानी बिफोर कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, सबका। चलो ये लिख लो, और लिख लिए तो अब एक एग्जांपल जस्ट हम लोग बेसिक करेंगे 1D कोलिजन का, 1 डायमेंशनल कोलिजन का। क्विकली करो यार, लगता है इसमें हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन क्या हो गया। चलो ठीक। ओके, अब आते हैं एक 1 डायमेंशनल कोलिजन का क्वेश्चन करते हैं, कोलिजन का, ठीक है, 1 डायमेंशनल। चलो सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, बहुत इजी तरह का, बट लॉजिकली टफ क्वेश्चन उसी से बनता है, जो कि हमेशा उससे बोलते हैं। ये कोई बॉडी, ये कोई दूसरा बॉडी, ये मान लो तुम्हारा 2 kg का, बनाते चलना क्वेश्चन का डायग्राम बुक में, कॉपी में। 2 kg, ये तुम्हारा मान लो एक सेकंड को 4 kg का, सपोज 4 kg, 4 kg, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा था एयर की तरफ हॉरिजॉन्टली, और ये तुम्हारा एयर की तरफ आ रहा था से 4 मीटर पर सेकंड।
दोनों में टक्कर हुआ, दोनों में टक्कर होगा, टकराएगा दोनों, टक्कर के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या होगा यह निकालना है। तुम्हें बोला गया है यह कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन बोलने से मेरा मतलब है ई का वैल्यू तुम्हें 1 दे दिए, जी तो वो इलास्टिक वर्ड बोल के आएगा, तुमको इक्वल टू 1 खुद से कंक्लूड करना होगा, पहले ही बोल देते हैं, हम जस्ट लिख दिए हैं बट क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिख के आएगा कि अज्यूमिंग दैट द कोलिजन आर इलास्टिक वगैरह वगैरह जो भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो E1 लोगे, सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे होता है, दो चीज यूज करना होता है, एक ई का डेफिनेशन, कौन सा डेफिनेशन, जो भी जस्ट बताएं, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v2, और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन, खत्म, और कुछ नहीं करना है तुमको, कोलिजन इक्वेशन पहले बोल देते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, बाद का वेलोसिटी निकालना है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉडीज आफ्टर द कोलिजन, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, क्योंकि टकराएगा, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं मानेंगे, क्वेश्चन फ्रिक्शन दिया ही नहीं रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी भी तो बोलेगा सारा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, टकराएगा सिर्फ इंटरनल फोर्स रहेगा, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो सबसे पहले लगाते हैं हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन। टक्कर के बाद ध्यान दो, टक्कर के बाद क्या वेलोसिटी तुम्हें नहीं पता, और किधर है वो भी नहीं पता। टक्कर के बाद तुम जिधर मन है उधर मान लो, मान लो टक्कर के बाद इसका v1 इधर हो गया और इसका v2 इधर हो गया, जिधर मानना है उधर मान लो, पहले बोल देते हैं, वो माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये टक्कर के बाद का है, बिफोर कोलिजन तुम्हें पता है, आफ्टर कोलिजन तुम्हें पता है, यहाँ पे लिखो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्विकली बोलो तुम लोग क्या होगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन, 2 × 5 -6, 2 × 5, दूसरे का माइनस प्लस 4 × -4, राइट को पॉजिटिव मान के -60 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग अगर फॉलो कर पा रहे हो। इसको फाइनल मोमेंटम 2 kg वाले का v1 हो गया, राइट की तरफ दाहिने डायग्राम को देखो, 2v1 + 4v2, 2v1 + 4v2, तो अगर v2 को उल्टा मान रहे तो साइन का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम दोनों को प्लस में ही मान लिए। तो पहला इक्वेशन, दूसरा ई का डेफिनेशन, E = 1 तुम्हें गिवन है क्योंकि इलास्टिक है, और ई का डेफिनेशन क्या होता है, टक्कर के बाद का वेलोसिटी डिफरेंस लो, तो हम टक्कर के बाद मानते हैं v2 - v1। अब यहाँ पे भी तुमको अच्छे से ध्यान देना है इस चीज को, v2 - v1 करो तो v2 तुम्हें देखना है प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, यहाँ पे v1 देखना है प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, दोनों चूंकि राइट है माना इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। अगर यहाँ v2 को इधर माने रहते तो यहाँ पे -v2 लिखते, यहाँ पे -v2 लिखते, तो बुक सब में देख के डरना मत, ये क्या हो गया -v2 आ गया, वो v2 स्पीड है, अलग से वो साइन लगा डायरेक्शन को बताने के लिए, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर एक्चुअली तुमको लिखना है साइन के साथ, क्योंकि दोनों प्लस में इसलिए हम ले रहे हैं, ये ध्यान रखना, डिवाइड ये गलती होता है अपॉन। अब राइट में से लेफ्ट को घटाए हो तो इधर किस में से घटाओगे, लेफ्ट में से राइट को घटाओगे, उल्टा यू वाले में ऑर्डर उल्टा, तो 5 में से क्या घटाओगे बताओ, 5 में से घटाओगे -4 नहीं घटाओगे, -4 घटाओगे, यही समझना है बस, हो गया = 1, खत्म। देख लो v2 v1 में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व करना आ जाएगा, निकालो तो क्विकली निकालते हो आंसर, तो v2 v1 कितना आ रहा है, v2 2 आ रहा है, v1 -7 आ रहा है, इसका मतलब v2 2 आ रहा है, अगर ये 2 आ रहा है मान लो, -7 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ पहला ऑब्जेक्ट इधर की तरफ नहीं जाएगा, इधर की तरफ जाएगा टक्कर के बाद, समझ पा रहे हो क्या? जी भैया 7 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 7 2 ओके, -7 सही बोल रहे हो, 2 -7 7 9 2 अगर ले ले यहाँ v2 को कितना बोले थे तुम, सेटिस्फाई कर रहा है होपफुली, कर रहा है सही है। बस फंडा यही है, बेसिक मीटिंग एंड होने वाला है, सारे क्वेश्चन में फंडा यही लगता है, पहले ही बोल देते, वापस से हम लिंक ये करते हैं, जस्ट क्वेश्चन का जस्ट आइडिया देंगे फिर क्लोज कर देंगे।